तो हमारे पास वेक्टर की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला लॉ है हमारे पास वेक्टर एडिशन का, उसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर हम किन्हीं दो वेक्टर को, सपोज करो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। अगर मैं इनको पैरेलल शिफ्ट करूं, पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब मैंने क्या किया, मैंने बी को उठा के ए के हेड के साथ जोड़ दिया, तो बी की टेल को ए के हेड के साथ जोड़ दिया। तो वेक्टर के बारे में ये ध्यान रखना कि हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को ना चेंज करें तो हम वेक्टर को उठा के ना कहीं पे भी रख सकते हैं। तो जैसे ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया, ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया, तो जो तीसरी साइड जो कि ऑपोजिट मैनर में होगी, देखो ना, अब एक हेड टेल के साथ ज्वाइन है, फिर हेड हो गया, अब वो तीसरी साइड जिसका हेड जो है वो बी के हेड के साथ लग रहा है, ये तीसरी साइड जो होगी वो रिजल्टेंट होगी। तो बेसिकली ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर हम किन्हीं दो वेक्टर को ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि सेम ऑर्डर में एक्ट करें, यानी कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ जुड़ा हो, तो जो थर्ड साइड होती है हमारे पास, ठीक है, जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में एक्ट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं हमारे इन दोनों वेक्टर्स का। तो अगर मैं मैथमेटिकली डिराइव करूँ रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट जो होगा वो भी एक वेक्टर आएगा। अब इसका मतलब रिजल्टेंट की दो वैल्यूज़ होंगी। कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी रिजल्टेंट की? एक तो होगा तुम्हारे पास डायरेक्शन उसकी और एक होगी मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को निकाल के देखते हैं मैथमेटिकली। अब हमारे पास सपोज करो कोई दो वेक्टर है, ये मेरे पास दो वेक्टर गिवन है, ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था। मैंने क्या किया ना, मैंने एक के हेड को दूसरे की टेल के साथ जोड़ना है, क्योंकि मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहा हूँ ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ए के हेड को बी की टेल के साथ जोड़ा। अब ध्यान रखना, अगर हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो सेम रहेगा। तो मैं ए वेक्टर को एक्सटेंड करके बता रहा हूँ, इनके बीच का एंगल जो है अभी भी क्या है, थीटा है। जो एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है, और हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली जो थर्ड साइड होगी, यानी कि जो कि ऑपोजिट साइड होगी हमारे पास, जो कि ऑपोजिट मैनर में एक्ट करेगी, वो हमारे पास होगी रिजल्टेंट। तो ये मेरे पास था रिजल्टेंट। अभी मैंने क्या करना है कि यहाँ पे ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सपोज करो मैं इनको पॉइंट मार्क कर देता हूँ ना, जो भी मेरे पास इस डायग्राम में ऑलरेडी दे रखे हैं वही मार्क कर रहा हूँ। ओ पी क्यू, क्यू से डी पॉइंट पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब सबसे पहले मेरा काम क्या है कि मैं ना ये क्यू डी की वैल्यू निकाल दूंगा और पी डी की वैल्यू निकाल दूंगा। तो हमारे पास अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, कौन सी वाली ट्रायंगल की बात करूँ, पी क्यू डी ट्रायंगल की बात करूँ, इस वाली ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो परपेंडिकुलर है वो क्यू डी है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो बी वेक्टर है, जिसको हम पी क्यू बोल रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा क्यू डी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। वैसे ही अगर सेम ट्रायंगल में कॉस थीटा देखूँ, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो बेस है इस ट्रायंगल में वो पी डी है, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो फिर से पी क्यू है, यानी कि बी वेक्टर है। तो मैं जो हमारे पास पी डी है उसको कैसे शो कर सकता हूँ, बी कॉस थीटा से। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ हमारी मेन ट्रायंगल पे। ये जो हमारी मेन ट्रायंगल है ना, इसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं। तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो वो क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बोले तो ओ क्यू हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर, ठीक है, और फिर हमारे पास क्यू डी का स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि जो ओ डी है, जो ये वाली साइड है ना हमारे पास, नीचे वाली जो साइड है, जो ओ डी है वो एक्चुअली में ओ पी प्लस पी डी है, लेकिन जो ओ पी है वो तो मेरे पास ए वेक्टर है। तो ओ पी जो है वो एक्चुअली में मैग्नीट्यूड है किसका, ए वेक्टर का, और पी डी मैंने अभी भी यहाँ से निकाल दिया था। देखो पी डी हमारे पास क्या है, बी कॉस थीटा। वैसे ही क्यू डी का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्यू डी की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी थी, बी साइन थीटा। तो हमारे पास पाइथागोरस में इनको पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, जो ओ क्यू है मेरे पास, जो कि रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर के प्लस बी साइन थीटा के स्क्वायर के। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दूंगा मैं, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, और साथ में क्या बोलते हैं, मैंने अपना बी साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
अब मैंने बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो ये वाली दो वैल्यूज़ है ना, इनको इकट्ठे रख दिया, क्योंकि मैं इन दोनों में से बी कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं इन दोनों में से बी कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि 1 होता है। और वहाँ से जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, देखो आर का स्क्वायर हटाऊँगा तो मेरे पास रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा जो होगा वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे मैं मैथमेटिकली क्या निकाल सकता हूँ, हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। वैसे ही अगर मुझे रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है, अब अगर मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जो डायरेक्शन होती है वो हम एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंगल के लिए जो हम रेफरेंस लाइन मानते हैं वो हमारे पास होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो एंगल बना रहा होगा हमारे पास आर वेक्टर हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम डायरेक्शन बल बोलेंगे हमारे पास ना। तो हमारे पास इस एंगल को मैं बीटा बोल रहा हूँ। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, हमारी मेन ट्रायंगल जो है ओ क्यू डी, जो सबसे बड़े वाली ट्रायंगल थी जिससे हमने हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव किया है, तो ओ क्यू डी ट्रायंगल में जो टैन बीटा होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, क्यू डी, और बेस क्या है हमारे पास ओ डी। अब क्यू डी अपॉन ओ डी करोगे तो ओ डी तो क्या है, ओ पी प्लस पी डी है ना। अब क्यू डी की वैल्यू मैंने बताया था, यहाँ पे है हमारे पास बी साइन थीटा पुट कर दी, और हमारे पास जो पी डी है उसकी वैल्यू बी कॉस थीटा थी वो पुट कर दी, और ओ पी तो हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ऐसे ना हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम लोग रिजल्टेंट और डायरेक्शन दोनों के दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से ना मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सपोज करो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है ए पॉइंट का, जहाँ पे इनिशियली था हमारा पार्टिकल, वो है आर वेक्टर, R1 वेक्टर ले लेता हूँ उसको, और थोड़ी देर बाद वो बी पॉइंट पे पहुंचा, और बी पॉइंट का जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है वो सपोज करो है हमारे पास R2 वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास जो मूवमेंट हुई है ऑब्जेक्ट की वो तो ए से बी की तरफ को ही है ना। सपोज करो ए से बी की तरफ को ये मूव किया, मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि ये चेंज इन पोजीशन है तो डेल्टा आर वेक्टर लिख देता हूँ इसको। अब याद रखना इसमें R1 वेक्टर और R2 वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स। वहीं पर जो डेल्टा आर वेक्टर है वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से अगर हम देखें तो R1 और डेल्टा आर जो है वो सेम मैनर में एक्ट कर रहे हैं। देखो ना, एक का हेड दूसरे की टेल के साथ जुड़ रखा है, और जो R2 है वो ऑपोजिट मैनर में एक्ट कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो R2 है हमारे पास वो रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, वो डेल्टा आर वेक्टर प्लस R1 वेक्टर का। तो इससे मेरे पास डेल्टा आर वेक्टर आ जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में। तो जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सीबीएसई के पेपर के हिसाब से क्या कि डेरिवेशन पूछते हैं इसकी, मतलब आपको बोल देंगे 3 नंबर के क्वेश्चन में कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बताओ हमें, तो ये कर सकते हो सॉल्व, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसके ऊपर। अब क्योंकि हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हम एक अगला भी लॉ पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। है सेम वैसा ही, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग सपोज करो 2 वेक्टर हैं, देखो पैरेलल शिफ्ट में करवा सकता हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज करो 2 वेक्टर थे हमारे पास, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल है रेफरेंस लाइन से कितना है, थीटा है। कहते अगर मैं इन दोनों वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करूं, देखो पैरेललोग्राम अगर है तो ये भी बी वेक्टर होगा और ये ए वेक्टर होगा हमारे पास। तो कहते हैं कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा बेसिकली वो हमें रिजल्टेंट बताएगा। तो ये जो डायगोनल है वो हमें क्या बता रहा है, रिजल्टेंट बता रहा है। और इस रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा, अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो यहाँ तक एंगल लगा लो, बीटा ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि एक्सटेंशन करूंगा मैं, ए वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड करके बना रहा हूँ, और जो ये हमारे पास रिजल्टेंट की टिप थी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ।
तो ये मेरे पास O है, P है, Q है, D है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल A और B के बीच का एंगल तो थीटा ही था। अब देखने वाली बात ये है हमारे पास, ध्यान से देखना इसको, बात तो वही है ना, है तो ट्रायंगल लॉ ही, मतलब मैथमेटिकली तो वैसे ही प्रूव करना जैसे हमने पहले वाला किया, ठीक है। ये वाली जो ट्रायंगल है ना, इसी के ऊपर सारा ऑपरेशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया था, हमने ये QD फाइंड आउट की थी और PD फाइंड आउट की थी, ठीक है। QD और PD फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया था, हमारी जो मेन वाली ट्रायंगल थी, यानी कि जो हमारी ये मेन ट्रायंगल बन रही है, इसमें पाइथागोरस लगा दी थी। देखो QD फाइंड आउट किया, PD फाइंड आउट किया, जो हमारी मेन ट्रायंगल उसमें पाइथागोरस लगा दी, ठीक है। फिर वहाँ से हमने क्या किया, हमने रिजल्टेंट का सेम फार्मूला डेराइव कर दिया, सेम निकलेगा रिजल्टेंट। और डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, हमारी जो ये मेन ट्रायंगल है, इसी सेम ट्रायंगल में tan की रेशियो पुट कर दी। तो हमारे पास ट्रायंगल OQD में जो tan होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर तुम्हारे पास QD था, बेस तुम्हारे पास OD था, और जो OD था वो OP प्लस PD के बराबर था। तो जो tan बीटा हो गया हमारे पास, वो क्या हो गया, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो ये हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम कैसे दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं जिनके बीच का एंगल थीटा हो। हमारे पास दो लॉ थे, एक था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और हमने इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ी। ट्रायंगल लॉ में तो हमने सीधा पढ़ा था कि अगर तुम दो वेक्टर को ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट करे जो कि सेम मैनर में एक्ट करे, तो थर्ड साइड जो कि ऑपोजिट मैनर में एक्ट करती है और ट्रायंगल को क्लोज करती है, उस थर्ड साइड को हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। पैरेललोग्राम लॉ की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो वो डेफिनेशन सिंपल थी कि अगर हम किन्हीं दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से शो करते हैं तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो हमें क्या बताता है, रिजल्टेंट बताता है। अब ये जो मेरे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया है ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और जो डायरेक्शन का फॉर्मूला है tan बीटा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, इन दोनों के दोनों फॉर्मूलों में क्या सिस्टम है ना कि हमारे पास एंगल आ रहा है। इसका मतलब अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अलग अलग होगा तो वैल्यूज़ जो होंगी वो अलग अलग आएंगी। तो हम कुछ एक जनरल हमारे पास केसेस होते हैं ना, उनको पढ़ के देखते हैं। तो जो स्पेशल केसेस हम पढ़ेंगे क्या है कि सपोज करो दोनों वेक्टर देखो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे, ए भी इस तरफ को था, बी भी इस तरफ को ही है, सेम डायरेक्शन में दोनों के दोनों, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे उनके बीच का एंगल 0 होगा। अब cos 0 की वैल्यू होती है 1, sin 0 की वैल्यू होती है 0, पुट कर दो इसको। रिजल्टेंट का तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या था, √a² b² + 2ab cos थीटा। cos थीटा में थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ख़ुद देख लो, अगर तुम्हारे पास रिजल्टेंट जो है उसमें a² + b² + 2ab cos 0 डिग्री पुट कर रहे हो, वैल्यू 1 होगी, इसकी 1 हो जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, a² + b² + 2ab। लेकिन देखने से ही पता चल रहा है ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, a + b हो जाएगा, सिंपल। वैसे ही जो मेरे पास डायरेक्शन वाला पार्ट था, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है अगर मैं उसको 0 पुट करूँगा ये तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी ना, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है। अब 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड कर लो 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट होगा वो भी सेम डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में हमारे a और b थे। अगर a वेक्टर इस तरफ था, b वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारे पास स्पेशल केस में फर्स्ट केस था। जो सेकंड केस है हम लोग करके देखते हैं, वो क्या है कि अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, कहने का मतलब ये है कि उन दोनों के बीच का एंगल ही 180 होगा। अब अगर एंगल 180 होगा तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, sin 180 0 होता है, ठीक है। पुट करके देख लो रिजल्टेंट में, तो cos थीटा की वैल्यू मैंने 180 पुट की तो -1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास a² + b² - 2ab, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर। और अगर तुम a - b के होल स्क्वायर का रूट निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, a - b हो जाएगा, ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखना है कि जो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करना, तो a - b होगा और b - a होगा, डिपेंड करता है कौन से वाला बड़ा है। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो tan बीटा
tan बीटा हमारे पास क्या होता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब b sin थीटा में मैं थीटा की जगह 180 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब जो एंगल होगा हमारे पास क्या आएगा, बीटा या तो 0 डिग्री आएगा या 180 डिग्री आएगा, डिपेंड करता है कौन सा बड़ा है। सपोज करो तुम्हारे पास a वेक्टर जो था वो इस तरफ को है, b वेक्टर इस तरफ को है। अगर a बड़ा है b से तो डायरेक्शन जो होगी वो a के लॉन्ग आएगी रिजल्टेंट की। अगर a छोटा है b से तो जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की वो b के लॉन्ग आएगी। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास। तो ये स्पेशल केस थे हमारे पास, सेकंड वाला स्पेशल केस है जिसमें हम दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है 180 ले रहे हैं। जो थर्ड केस है हमारे पास वो क्या है कि अगर दो वेक्टर हैं वो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो हमें पता है साइन 90 तो 1 होता है लेकिन कॉस 90 0 होता है। अगर कॉस 90 0 होगा हमारे पास तो खुद देखो ये 2ab cos 90 वाली तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी ना। तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्टेंट, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन जाएगा जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो। वैसे अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन क्या होती थी हमारे पास, tan बीटा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब sin 90 की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास b आ जाएगा। वहीं पर b cos थीटा वाली पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, b अपॉन a, b वेक्टर अपॉन a वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है वो। तो अब रेंज देखो तुम्हारे पास ना, जब दो वेक्टर थे उनके बीच का एंगल कितना था, 0 डिग्री था, तो a प्लस b आ रहा था हमारे पास रिजल्ट। और जब हमारे पास दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 था तो क्या आ रहा था, a माइनस b आ रहा था, या फिर b माइनस है, डिपेंड करता है कौन सा बड़ा है। तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू a माइनस बी से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी, या फिर a प्लस बी से छोटी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। तो ये सिंपल सी बात है, ये रेंज है हमारे पास हमारे रिजल्टेंट की। तो इसके साथ हमने क्या पढ़ा, हमने सारे के सारे जो एडिशन के फॉर्मूले थे वो पढ़ लिए। ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो भी रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया है और जो भी हमारे पास डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला, उसमें थीटा की अलग अलग वैल्यूज़, अगर हम थीटा 0 पुट कर रहे थे, थीटा 180 पुट कर रहे थे और थीटा की वैल्यू 90 पुट कर रहे थे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली वेक्टर एडिशन में जो हमारे पास लास्ट पार्ट है वो क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग सपोज करो हमारे पास ढेर सारे वेक्टर हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा ना, a वेक्टर है, b वेक्टर है, c वेक्टर है, d वेक्टर है। अगर हम इन सब वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कराकर एक प्रॉपर मैनर में रखें, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने a के हेड को b की टेल के साथ जोड़ दिया है, b के हेड को c की टेल के साथ जोड़ दिया और c के हेड को d की टेल के साथ जोड़ दिया। तो इस केस में क्या होगा, इस पॉलीगन को क्लोज करने वाली जो साइड होगी जो कि ऑपोजिट मैनर में एक्ट करेगी ना हमारे पास, वो साइड जो होगी हमारे पास वो रिजल्टेंट होगी। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें ना तो तुम ये देखो, ऑब्जर्व करो इस चीज़ को ना, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, दोनों सेम मैनर में ऐड कर रहे हैं, a का हेड b की टेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये थर्ड साइड जो ये ऑपोजिट मैनर में एक्ट कर रही है रिजल्टेंट होगी, ये a प्लस बी होगी। वैसे ही जो a प्लस बी है अगर एक वेक्टर है और c वेक्टर जो सेम मैनर में एक्ट कर रहे हैं, a प्लस बी वेक्टर का जो हेड है वो c वेक्टर की टेल के साथ जुड़ा है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि ऑपोजिट मैनर में एक्ट कर रहा है वो a प्लस बी प्लस सी होगा। वैसे ही जो हमारे पास वेक्टर आ रहा है a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका जो हेड है वो d की टेल के साथ जोड़ रखा है, और हमारे पास जो क्लोजिंग साइड है जो कि ऑपोजिट मैनर में एक्ट कर रही है वो क्या होगी, वो रिजल्टेंट होगी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर। वैसे ही सपोज करो हमारे पास ये जो वेक्टर था, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका हेड e वेक्टर की टेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब अब जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस e वेक्टर। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो अगर ढेर सारे वेक्टर दे रखे हैं उनको हम पॉलीगन की फॉर्म में अरेंज करें जो कि सेम मैनर में सेम ऑर्डर में एक्ट कर रहे हो सारे के सारे वेक्टर, तो वो वेक्टर जो पॉलीगन को फॉर्म करेगा, उसको क्लोज करेगा और ऑपोजिट मैनर में एक्ट करेगा, वो हमारे पास रिजल्टेंट होगा। तो इसके साथ हमारा जो वेक्टर का अलजेब्रा का एडिशन वाला पार्ट था वो ओवर हो जाता है।